घने जंगल में फुलवा देवी अपने नौकर झुनवा के साथ खड़ी इधर उधर देख रही थीं। अरे क्या देख रही हो फुलवा देवी? यहाँ कोई जड़ी बूटी नहीं है। मुझे तो लगता है कि उस वैद्य ने आपको मूर्ख बना दिया। बकवास बंद कर झुनवा, वैद्य जी भी कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा था कि वो नीले रंग की जड़ी बूटी हमें इसी स्थान पर मिलेगी। फुलवा देवी, कहने को तो तुम पुकारला गांव की जमींदारनी हो, लेकिन तुम्हारी जैसी कंजूस जमींदारनी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। इस जड़ी बूटी की तलाश में तुम मुझे पैदल यहाँ तक ले आई हो। वो जड़ी बूटी वैद्य जी की झोपड़ी में बेकार पड़ी हुई है। अरे वो जड़ी बूटी वैद्य एक पूरे सिक्के की बता रहा है। एक सिक्का पता है कितनी मेहनत से कमाया जाता है। अब बकवास बंद कर और मेरे साथ जड़ी बूटी ढूंढने में मदद कर। झुनवा फुलवा देवी के साथ जड़ी बूटी ढूंढने में मदद करने लगा, लेकिन उन दोनों को निराशा ही हाथ लगी। काफी देर तक खोजने के बाद भी उन्हें वो जड़ी बूटी कहीं नहीं दिखाई दी। अब मुझे तेरी बात पर विश्वास हो गया है। चल, उस वैद्य की तो खैर नहीं, उसे देख लूंगी मैं। झुनवा मुस्कुराया और फुलवा देवी के साथ जंगल के रास्ते से होते हुए पूरा कलां गांव की ओर लौटने लगा। काफी दूर आने के बाद फुलवा देवी की नजर तालाब के किनारे बैठी एक बड़ी ही सुंदर गाय पर पड़ी। वो गाय असाधारण रूप से सुंदर दिखाई दे रही थी। अरे झुनवा, ये गाय कितनी सुंदर लग रही है। तो फिर देर किस बात की है? अपने स्वभाव के मुताबिक इस गाय को अपनी हवेली के कोठे में जाकर बांध दो। ये गाय तुम्हारी हो जाएगी। क्या कहना चाहते हो तुम? ये तो मैं गा कर सुनाऊंगा। हाँ तो फिर सुना। झुनवा हंसने लगा। कुछ क्षण बाद वो नृत्य करते हुए गाने लगा। आपका तो जीवन में यही एक सपना, राम राम जपना, पराया माल अपना। हे, बकवास बंद कर। इतना कहकर फुलवा देवी गाय के नजदीक गईं। मुझे देख क्या रही हो? मुझे अपनी हवेली ले चलो। मैं जंगल में रहकर तंग आ गई हूँ। गाय को मनुष्य की आवाज में बोलते देख फुलवा देवी बुरी तरह डर गईं। हे, ये क्या झुनवा? ये गाय तो रे मनुष्य की आवाज में बात कर रही है। झुनवा के सिर पर कुछ देर पहले तक मजाक सवार था, वो भी भयभीत हो गया। फुलवा देवी, जल्दी यहाँ से चलो। फुलवा देवी तुरंत झुनवा के साथ वहाँ से भाग गईं। उधर वो गाय निराश भाव से उन्हें जाते हुए देखती रही। घर पहुंचकर फुलवा देवी लंबी और गहरी सांसें लेने लगीं। हे, अब मैं जंगल में कभी न जाऊंगी। मेरे हाथ में तो दर्द बढ़ता ही जा रहा है। फुलवा देवी, अब आपके पास वैद्य जी की जड़ी बूटी खरीदने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन मैं जड़ी बूटी खरीदने के लिए एक सिक्का भी खर्च ना करूंगी। हाँ, चिंता क्यों करती हो? देखो, कुछ दिन पहले तुमसे हमारे गांव के शंकर लकड़हारे ने कर्ज लिया था ना। उसने अब तक ना तो ब्याज चुकाया है, ना ही कर्ज लौटाया है। कल उसके पास चलते हैं और ब्याज लेकर आते हैं, फिर आप आराम से जड़ी बूटी खरीद सकती हो। मन तो नहीं कर रहा वो ब्याज का धन भी खर्च करने के लिए, लेकिन क्या करूं? अब मुझे मेरे हाथ का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। इतना कहकर फुलवा देवी अपने कक्ष में चली गईं और झुनवा हवेली के बाहर चला गया। अगले दिन प्रातःकाल शंकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी पड़ोसन कौशल्या मौसी उससे मिल गई। अरे शंकर, मैं तो तेरे ही घर आ रही थी रे। कहाँ जा रहा है तू? कौशल्या मासी, लकड़हारा हूँ तो जाहिर सी बात है प्रातःकाल लकड़ियाँ काटने ही जाऊंगा। वो सब तो ठीक है शंकर, लेकिन तूने अपने बारे में कुछ सोचा है? क्या मतलब? अरे तू जवान हो गया है, अब तेरे विवाह की उम्र हो गई है। तू कहे तो गांव की कोई अच्छी लड़की देखकर तेरे ब्याह के लिए बात चलाऊं? नहीं कौशल्या मासी, मैं तो अपना पेट ही ठीक से नहीं पाल पाता, पत्नी के खर्चे कहाँ से उठाऊंगा? जब मैं बहुत सारा धन कमा लूंगा तभी विवाह करूंगा। तो फिर तू सारी जिंदगी कुंवारा ही बैठा रहेगा शंकर, क्योंकि तू लकड़हारा है, कोई राजकुमार नहीं।
ये सुनकर शंकर मुस्कुराने लगा। और अगर मेरी जिंदगी में कोई राजकुमारी ही हो तो? दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है शंकर, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता। इतना कहकर कौशल्या मौसी वहां से चली गईं और शंकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। शंकर जंगल में मेहनत से लकड़ियां काटता रहा और फिर उन लकड़ियों को लेकर बाजार आ गया। शाम तक उसकी सारी लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गईं। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी आमदनी हो गई। तभी गांव की जमींदारनी फुलवा देवी अपने नौकर झुनवा के साथ वहां आ पहुंची। फुलवा देवी को देखते ही शंकर चौंक गया। चौंक क्यों गया शंकर? अब ऐसी कोई बात नहीं है। देख शंकर, कुछ दिनों पहले तुम मुझसे कर्ज में 20 सिक्के लेकर गया था। उस पर ब्याज मिलाकर अब वो रकम पूरे 200 सिक्कों की बन गई है। अभी तेरी जितनी आमदनी हुई है वो मुझे दे दे। फुलवा देवी की बात सुनकर शंकर स्तब्ध रह गया। ये कैसी बात कर रही हो फुलवा देवी? जब तुमने मुझे कर्ज दिया था तब कहा था कि तुम मुझसे ब्याज नहीं लोगी। तुमने ये भी कहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ और अनाथ हूँ, इसलिए मुझ पर दया करके ये कर्ज दे रही हो। अरे वो तो मैं हर कर्जदार से ऐसे ही कहती हूँ, उसे फंसाने के लिए। जल्दी से धन दे दे मुझे। ये सुनकर शंकर क्रोधित हो गया। समझ गया, गांव वाले तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहते हैं। तुम्हारा नाम फुलवा है और गांव के लोगों को कर्ज देकर उनसे भारी ब्याज वसूल करके उनका सारा खून पसीना चूस कर तुम सचमुच फूल के कुप्पा हो गई हो। तुम्हारा नाम बिल्कुल सही है, फुलवा। शंकर की बात सुनकर फुलवा देवी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। बकवास बंद कर, सीधी तरह से मुझे आज की सारी आमदनी दे दे और जल्द से जल्द मेरा कर्ज ब्याज सहित चुका दे। उस दिन शंकर की आमदनी 10 सिक्कों की हुई थी। एक सिक्का तो मैं रख सकता हूँ ना, अनाज खरीदने के लिए। ये कहते हुए शंकर ने 10 में से 9 सिक्के फुलवा को दे दिए। इतनी दया तो मेरे अंदर है, लेकिन ध्यान रखना कल फिर आऊंगी। इतना कहकर फुलवा देवी और झुनवा वहां से चले गए। शंकर निराश मन से अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर शंकर उस एकमात्र बचे सिक्के को देखने लगा। अब तो फुलवा ने अपनी वसूली शुरू कर दी है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये मेरा जीना हराम कर देगी। अगले दिन शंकर फिर जंगल गया। लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने के लिए बाजार पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो लकड़ियां बेचकर घर लौटने वाला हुआ, फुलवा देवी फिर वहां आ गईं। धीरे धीरे शंकर की परेशानी बढ़ने लगी। एक दिन शंकर निराश अवस्था में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में उसे फिर से कौशल्या मौसी मिल गईं। अरे शंकर, देख रही हूँ कुछ दिनों से तेरा चेहरा बड़ा उतरा हुआ है। शंकर ने कौशल्या मौसी को पूरी घटना विस्तार से बता दी। अब तुम ही बताओ कौशल्या मौसी, मैं क्या करूं? तू एक काम क्यों नहीं करता? घने जंगल में जाकर कोई चंदन का वृक्ष ढूंढ। अगर तुझे चंदन का वृक्ष मिल गया तो उसकी लकड़ियां बहुत अच्छे दामों में बिकेंगी। तू एक ही बार में फुलवा का सारा कर्ज चुका सकता है। इतना कहकर कौशल्या मौसी वहां से चली गईं। बात तो कौशल्या मौसी ने सही कही। आज मैं चंदन का वृक्ष ही तलाश करूंगा। इतना कहकर शंकर ने अपने कदम घने जंगल की ओर मोड़ लिए। शंकर दोपहर तक घने जंगल की खाक छानता रहा, लेकिन उसे कहीं भी चंदन का वृक्ष नहीं दिखा। थककर वो एक तालाब के किनारे बैठ गया। मेरी फूटी किस्मत, दोपहर हो गई लेकिन एक भी चंदन का वृक्ष दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक अत्यंत सुंदर गाय पर पड़ी। ये गाय तो बड़ी ही सुंदर लग रही है और जंगली गाय भी नहीं लगती। आखिर ये घने जंगल में अकेली क्या कर रही है? मुझे घर ले चलो, मुझे जंगल में अकेले बड़ा डर लगता है। गाय को मनुष्य की आवाज में बोलते सुनकर शंकर चौंक गया। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? लगता है मैं जंगल की ज्यादा ही गहराई में आ गया हूँ। गाय मनुष्य की आवाज में बात कर रही है, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। शंकर वहां से भागने ही वाला था कि गाय उससे बोली, रुको, मुझे देखकर भागो मत।
मैं जिस किसी से भी मदद मांगती हूँ लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं। मेरी मदद करो, इसके बदले में मैं तुम्हारी भी मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर शंकर रुक गया। अब तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? गरीबी तुम्हारे चेहरे पर झलक रही है। अगर तुम मुझे अपने घर ले चलो और मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझो तो मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान का पता बता सकती हूँ जहाँ ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। शंकर के मन का भय कम होने लगा। अब तुम सच बोल रही हो ना? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? देखो, अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं लेकर गए तो मुझे डर है कि किसी दिन मैं किसी जंगली शेर का शिकार न बन जाऊं। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। भूल से भी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने मनुष्य की आवाज में बात मत करना, अन्यथा लोग तुम्हें देखकर डर जाएंगे। मुझे शर्त स्वीकार है। गाय की बात सुनकर शंकर संतुष्ट हो गया। शंकर उस सुंदर गाय को अपने साथ लेकर पूरा कलां गांव स्थित अपने घर की ओर चल पड़ा। शंकर उस सुंदर गाय को अपने घर ले आया। उसने गाय के लिए साफ जगह तैयार की और बड़े प्रेम से उसके सामने ताजा चारा रख दिया। कुछ देर बाद वो गहरी नींद में सो गई। लगता है बेचारी कई दिनों से ठीक तरह से नहीं सोई थी। अगली सुबह शंकर गाय से बोला, अब मुझे धन का पता बताओ। हाँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। शंकर गाय के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में वो दोनों एक पुरानी गुफा के सामने पहुंचे। गाय गुफा के भीतर चली गई। गुफा के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। इस बक्से को खोल दो, आज से ये बक्सा तुम्हारा है। शंकर ने आश्चर्य से बक्से को देखा और धीरे धीरे उसका ढक्कन खोला। बक्सा खुलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके भीतर ढेर सारे चमचमाते सोने के सिक्के भरे हुए थे। इतने सारे सोने के सिक्के! शंकर कुछ देर तक उन सिक्कों को देखता रहा। फिर उसने बक्सा बंद किया और गाय के साथ अपने घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद शंकर ने बक्से को सुरक्षित स्थान पर रख दिया। अब तो तुम धनवान हो गए हो, अब क्या करोगे? सबसे पहले काम तो मैं ये करूंगा कि जो कर्ज मैंने फुलवा जमींदारनी से लिया था वो कर्ज सबसे पहले उसके मुंह पर मारूंगा। इतना कहकर शंकर ने बक्से में से कुछ सोने के सिक्के निकाले और सीधे फुलवा देवी की हवेली की ओर चल पड़ा। फुलवा देवी अपने नौकर झुनवा के साथ बैठी हुई थीं। शंकर को देखते ही फुलवा देवी हंसने लगीं। देख शंकर, अगर तू इस इरादे से आया है कि मैं तेरे ऊपर का ब्याज माफ कर दूंगी तो तेरी ये गलतफहमी है। हाँ, गलतफहमी तुम्हारी है कि मैं भीख मांगने आया हूँ। इतना कहकर शंकर ने कुछ सोने के सिक्के फुलवा देवी के हाथों में रख दिए। ये लो तुम्हारा कर्ज ब्याज सहित। आज के बाद मेरे घर के आसपास या बाजार में मेरे आसपास नजर मत आ जाना। इतना कहकर शंकर वहाँ से चला गया। अरे फुलवा देवी, इस गरीब लकड़हारे के पास ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? यही तो मैं सोच रही हूँ, आखिर इसके पास ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? तू एक काम कर, तू इसके ऊपर नजर रख। दिन बीतते गए और शंकर का जीवन बदलने लगा। कुछ ही दिनों में उसने अपना पुराना घर तोड़वाकर एक अच्छा और मजबूत घर बनवा लिया। कई दिनों तक निगरानी करने के बाद एक दिन झुनवा फुलवा देवी के पास पहुंचा। मैं शंकर पर काफी दिनों से नजर रख रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। हाँ, दो बातें जरूर है। कौन सी दो बातें? पहली बात ये कि शंकर अब जंगल में लकड़ियाँ काटने नहीं जाता, और दूसरी बात ये कि उसके घर पर एक बहुत ही सुंदर गाय है। और आश्चर्य की बात ये है कि वो सुंदर गाय बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने कुछ दिन पहले जंगल में देखी थी। ये सुनते ही फुलवा देवी चौंक गईं। क्या तू सच कह रहा है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर चल, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इतना कहकर फुलवा देवी झुनवा को साथ लेकर शंकर के घर की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर बाद फुलवा देवी और झुनवा शंकर के घर पहुँच गए।
अब तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? फुलवा देवी की नजर सीधा उस सुंदर गाय पर जा टिकी। अच्छा, तो तू इस गाय को उठाकर यहाँ ले आया है? जरूर तेरे धनवान बनने के पीछे इसी गाय का हाथ होगा। देख शंकर, मैं जानती हूँ ये एक जादुई गाय है। तुम्हारी गलतफहमी है। ये गाय तो मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदी है। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये वही गाय है जिसे मैं और झुनवा कुछ दिन पहले जंगल में देख चुके हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। शंकर की बात सुनकर फुलवा देवी का चेहरा गुस्से से भर गया। जरा सा धन क्या आ गया, तू तो अपनी औकात ही भूल गया रे। तुझे देख लूंगी मैं। इतना कहकर फुलवा देवी झुनवा के साथ वहां से चली गईं। हवेली पहुंचकर फुलवा देवी ने अपनी अलमारी खोली और वे सोने के सिक्के निकाल कर देखने लगीं, जो कुछ दिन पहले शंकर ने उसे दिए थे। अब इन सिक्कों को देखने से क्या फायदा? शंकर ने तो आपका अपमान कर दिया। फुलवा देवी गौर से सिक्कों को देखने लगीं। अगले ही पल उनकी आंखों में चमक आ गई। चुनवा, अगर शंकर के हाथ कोई पुराना खजाना लगा होता तो सिक्के प्राचीन होते, लेकिन ये तो आज के समय के सिक्के हैं रे। ये सुनकर झुनवा चौंक गया। क्या मतलब? फुलवा देवी ने सिक्कों पर बनी मोहर की ओर इशारा किया। ये देख, हमारे राज्य में इस समय महाराज रतन सिंह का शासन है और इन सिक्कों पर उन्हीं के नाम की मोहर लगी हुई है। हम इन सिक्कों की मदद से शंकर को आसानी से फंसा सकते हैं। और वो कैसे? बहुत आसान है रे। हम महाराज के पास जाएंगे और कहेंगे कि शंकर नाम का गरीब लकड़हारा अचानक धनवान बन गया है, और हम उन्हें इस जादुई गाय के बारे में भी बताएंगे। महाराज रतन सिंह स्वभाव के बहुत सख्त हैं। अगर उन्होंने हमारी बात मान ली तो शंकर के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। वाह फुलवा देवी, तुम्हारी खोपड़ी का तो कोई जवाब नहीं। कुछ समय बाद फुलवा देवी और झुनवा राज दरबार में खड़े थे। कौन हो तुम? मेरा नाम फुलवा देवी है महाराज, और मैं पूरा कला गांव की जमींदारनी हूँ। मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने आई हूँ। हमारे गांव में शंकर नाम का एक लकड़हारा है, जो कुछ दिन पहले तक तंगहाली से जूझ रहा था, लेकिन अचानक धनवान बन गया। उसके पास इस प्रकार के ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। इतना कहकर फुलवा देवी ने वो सोने के सिक्के राजा रतन सिंह के हाथों में रख दिए। ये तो हमारे ही राज्य के सोने के सिक्के हैं। जी महाराज, मुझे शक है कि शंकर ने जरूर महल में चोरी की है, या फिर कोई राजमहल का कर्मचारी उससे मिला हुआ है। जो भी हो, आपके खजाने से धन चोरी हो रहा है, वरना एक गरीब लकड़हारे के पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आते कि वो मेरा कर्ज चुका दे, अपना टूटा फूटा घर तुड़वा कर नया घर बनवा ले और काम करना भी छोड़ दे। फुलवा देवी की बात सुनकर राजा रतन सिंह सोच में पड़ गया। और तो और महाराज, उसके पास एक जादुई गाय भी है जो मनुष्य की तरह बोलती है। क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ महाराज। फुलवा देवी ने जंगल में गाय से हुई पहली मुलाकात से लेकर अब तक की सारी घटना विस्तार से सुना दी। तब तो ऐसे चोर और ऐसी जादुई गाय से मिलना हम स्वयं पसंद करेंगे। इतना कहकर उसने अपने मंत्री की ओर देखा। चलो, चलकर उस लकड़हारे से मिलते हैं। कुछ ही देर बाद राजा रतन सिंह, उनके मंत्री फुलवा देवी और झुनवा शंकर के घर पहुंच गए। महाराज को अपने घर के सामने देखकर शंकर घबरा गया। शंकर, तुम्हारा भेद खुल चुका है। सच सच बताओ, क्या तुमने राजमहल में चोरी की है या राजमहल में चोरी हो रही है और कोई कर्मचारी तुम्हें चोरी का धन दे रहा है? और इस जादुई गाय का रहस्य भी बताओ, यह मनुष्य की आवाज में कैसे बात करती है? राजा रतन सिंह की बातें सुनकर शंकर डर गया। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही गाय बोल उठी। महाराज, ये सच है कि आपके राजमहल में चोरी हो रही है, और आपके राजमहल से चुराया गया धन ही मैंने शंकर को दिया है। गाय की बात सुनकर शंकर के चेहरे का रंग उड़ गया। गई भैंस पानी में, इसने तो मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। उधर राजा रतन सिंह गाय को बोलते देखकर पहले तो डर गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने स्वयं को संभाल लिया। देखा महाराज, मेरा शक गलत नहीं निकला। ये जादुई गाय है और शंकर चोर निकला। तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बोल सकती हो?
वो मैं नहीं बता सकती। तो फिर ये बताओ कि राजमहल में चोरी कौन कर रहा है? एक शर्त पर बताऊंगी। पहले आपको काली घाटी जाना पड़ेगा। काली घाटी में एक बड़ा ही विचित्र और सुंदर वृक्ष है, जिस पर विशेष प्रकार के लाल पुष्प उगे हुए हैं। आपको उन पुष्पों में से उस पुष्प को तलाशना है जो हल्की हल्की रंग बिरंगी चमक बिखेर रहा होगा। उस पुष्प को तोड़कर मेरे पास लेकर आइए और मुझे खिलाइए। तब मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और राजमहल का चोर कौन है। तुमने मुझे क्या अपना गुलाम समझ रखा है? अगर सच्चाई जाननी है तो आपको ये करना ही होगा। और हाँ, पुष्प तोड़ने केवल आप जाएंगे। आपके साथ कोई सैनिक और कोई मंत्री नहीं जाएगा। तुम्हारे रहस्य ने मेरे मन की दिलचस्पी और बढ़ा दी है, इसलिए मैं ये काम अवश्य करूंगा। इतना कहकर राजा रतन सिंह घर के बाहर निकला। महाराज, आप अकेले मत जाइए। चिंता मत करो मंत्री, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर राजा रतन सिंह अपने घोड़े पर सवार हुआ और काली घाटी की ओर तेजी से निकल पड़ा। कुछ ही देर में राजा रतन सिंह काली घाटी पहुंच गया। वहां चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। घाटी के बीचों बीच एक विचित्र वृक्ष खड़ा था, जिस पर लाल रंग के अनेक पुष्प खिले हुए थे। राजा रतन सिंह घोड़े से उतरा और ध्यानपूर्वक उन पुष्पों को देखने लगा। कुछ देर तक खोजने के बाद राजा रतन सिंह को वो विशेष पुष्प दिखाई दे गया। वो पुष्प सचमुच इंद्रधनुषी रंग से चमक दमक रहा था। राजा रतन सिंह ने तुरंत उस पुष्प को तोड़ लिया और अपने घोड़े पर सवार होकर वापस पूरा कलां की ओर रवाना हो गए। कुछ समय बाद राजा रतन सिंह दोबारा शंकर के घर पहुंच गया। वहां मंत्री, शंकर, फुलवा देवी और झुनवा उसका इंतजार कर रहे थे। राजा रतन सिंह उस विशेष पुष्प को लेकर गाय के पास गए और उसे खिलाया। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। गाय के शरीर से रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी। देखते ही देखते वो गाय एक अत्यंत सुंदर युवती में परिवर्तित हो गई। अरे राजकुमारी चंद्रावती, हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, तुम गाय के रूप में कैसे आ गई? राजकुमारी चंद्रावती की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि राजकोष से धन कुछ दिन पहले मैंने ही चुराया था। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। लेकिन क्यों? क्योंकि महल में कोई भी गरीब सहायता मांगने आता था तो आप उसकी सहायता नहीं करते थे। मैं सीधे तौर पर आपसे कुछ नहीं कह पाती थी, इसलिए मैंने एक बक्से में कुछ मुद्राएं चुराई और उन्हें जंगल में छिपा दिया। मैं चोरी छिपे गरीबों की मदद करती थी। एक दिन मैं जंगल में गरीबों के लिए धन रखने आई थी। तभी मैंने दो साधुओं को बातचीत करते सुना। एक साधु दूसरे साधु से कह रहा था कि काली घाटी में एक जादुई वृक्ष है, जिस पर लाल रंग के पुष्प उगे हुए हैं। अगर कोई उस पुष्प को खा ले तो उसे लंबी आयु प्राप्त हो सकती है। राजकुमारी कुछ क्षण के लिए रुकी। ये सुनकर मैं लालच में आ गई और काली घाटी पहुंच गई। जैसे ही मैंने एक पुष्प खाया, मैं तुरंत गाय में बदल गई। तभी वो दोनों साधु वहां आ पहुंचे। उनमें से एक साधु ने क्रोधित होकर कहा, मूर्ख, तूने पूरी बात सुनी ही नहीं। उसने बताया कि उस वृक्ष पर एक ऐसा विशेष पुष्प भी होता है जो रंग बिरंगी चमक बिखेरता है। केवल उसी पुष्प को खाने से लंबी आयु प्राप्त होती है। फिर आगे क्या हुआ? फिर दूसरे साधु ने मुझसे कहा कि अब तुम केवल एक ही शर्त पर श्राप से मुक्त हो सकती हो। अगर तुम्हारे पिता स्वयं काली घाटी आएं और उस रंग बिरंगी चमक वाले पुष्प को तोड़कर तुम्हें खिलाएं, तभी तुम अपने वास्तविक रूप में लौट पाओगी। लेकिन अगर गाय के रूप में तुमने किसी को ये बता दिया कि तुम राजकुमारी चंद्रावती हो, तो तुम हमेशा के लिए पत्थर की बन जाओगी। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। और देखिए पिताजी, नियत के खेल कितने निराले होते हैं। पहले मुझे फुलवा जमींदारनी मिली, जिसने मुझे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। फिर शंकर मिला, ये मुझे अपने घर ले आया। मैंने जो धन गरीबों की सहायता के लिए छिपा कर रखा था, वही मैंने इसे दे दिया। और अंत में परिस्थितियां ऐसी बनी कि आप स्वयं मेरे पास चले आए। ये सुनकर राजा रतन सिंह की आंखें नम हो गईं।
तुम्हें सजा देने के इरादे से आया था शंकर, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे मेरी पुत्री वापस मिल गई। राजा रतन सिंह ने अपना ध्यान फुलवा देवी की ओर किया। और तुम कान खोलकर सुन लो फुलवा, तुम बुरी नीयत से शंकर की शिकायत लेकर मेरे पास आई थी। अब से तुम इस गांव की जमींदारनी नहीं हो, आज से शंकर ही इस गांव का नया जमींदार होगा। ये सुनकर फुलवा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी, शंकर को जमींदार नहीं बल्कि राजकुमार बनना चाहिए। हम तुम्हारी मर्जी समझ गए बेटी। राजा रतन सिंह शंकर को अपने साथ राजमहल ले गए। कुछ दिनों बाद धूमधाम से सब संपन्न हुआ। जिस शंकर के पास कभी 2 वक्त के भोजन का भी सहारा नहीं था, वही आज राज परिवार का हिस्सा बन चुका था। एक मामूली लकड़हारा, एक जादुई गाय और नियति के अद्भुत खेल ने उसकी पूरी किस्मत ही बदल दी थी।